ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका जब बालकनी में खड़ी होकर रोहित के लिए परेशान हो रही थी, तब उसके मन में एक बार यह ख्याल भी आया कि वह क्रिस्टोफर को मैसेज करके यह पूछे कि कहीं उसने तो रोहित को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की है। अनिका की आंखों में नींद थी, मगर साथ ही साथ रोहित के लिए परेशानी भी अनिका की आंखों में साफ नजर आ रही थी। तभी नन्हा सा आर्यन अनिका के ठीक बगल में आकर खड़ा हो गया। आर्यन ने अनिका का हाथ पकड़कर अनिका का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब अनिका ने नन्हे से आर्यन की ओर देखा तो बड़ी धीमी और स्टफ आवाज में अनिका से आर्यन ने कहा, आज आप सोई क्यों नहीं अब तक? अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। और अगर आप डैड का इंतजार कर रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि डैड तो नीचे करण अंकल के साथ बैठे हैं। नन्हे से आर्यन की बात सुनकर अनिका की आंखों से नींद गायब हो गई। आर्यन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, डैड इस वक्त आपको कॉल या मैसेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि पिछले 2 घंटों से वह करण अंकल के साथ कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर करण और रोहित के बीच इतनी लंबी बातचीत किस मुद्दे को लेकर हो रही थी। अनिका यह बात भी अच्छी तरह जानती थी कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एक दूसरे के कंपटीटर थे, मगर पिछले कई सालों से करण ने बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी आकाश के कंधों पर डाल दी थी। फिर रोहित के साथ इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग करने का क्या मतलब हो सकता था? आर्यन और रिया को सोने का इंस्ट्रक्शन देने के बाद अनिका बेडरूम से बाहर चली गई। अनिका ने अपने कॉरिडोर की रेलिंग से जब नीचे जाकर देखा तो हॉल में करण अपने बिहेवियर पर बैठे थे और उसके ठीक सामने रोहित बड़ी ही अनफॉर्चुनेटली एक चेयर पर बैठा था। दोनों बिल्कुल खामोश बैठे थे। करण अपने एक हाथ पर अपने सर को सपोर्ट देकर बैठे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी गहरी सोच में थे। वहीं रोहित अपने नाखून चबा रहा था। दोनों के सामने कॉफी मग पड़ा था, मगर अनिका इतनी दूर से भी नहीं देख पा रही थी कि दोनों में से किसी ने कॉफी मग की एक सिप नहीं ली थी। अनिका ने अपने कॉरिडोर से यह भी देखा कि सेकेंड फ्लोर पर अपने बेडरूम के बाहर आकाश और श्रेया भी गौर से नीचे बैठे करण और रोहित की ओर देख रहे थे। दोनों ने कॉरिडोर में ही अपनी कुर्सियां जमा ली थी। अनिका धीरे से आकाश और श्रेया के पास चलकर पहुंची। अनिका पीछे खड़े होकर दोनों को गौर से देखने लगी। दोनों की चेयर के बीचों बीच एक पॉपकॉर्न का बास्केट पड़ा था, जिसमें से बारी बारी दोनों धीरे धीरे पॉपकॉर्न खा रहे थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मूवी हॉल में आकर मूवी देख रहे थे। कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते तो कभी आकाश धीरे से श्रेया के गालों को चूम लेता। इससे पहले कि अनिका उसका ध्यान अपनी ओर खींचती, आकाश ने श्रेया से कहा, मिस्टर मारवा बुरी तरह फंस गए हैं। इतनी आसानी से करण चाचा अनिका का हाथ उनके हाथ में देने वाले नहीं हैं। आकाश की इस बात पर श्रेया ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, सब लोग तुम्हारी तरह लकी नहीं होते जिन्हें आसानी से इतनी अच्छी और खूबसूरत लड़की मिल जाती है, बिना किसी रोक टोक, बिना किसी दबाव के। वरना पता नहीं तुम्हें किन किन लोगों के साथ कंपटीशन करनी पड़ती मुझे हासिल करने के लिए। श्रेया की बात का जवाब देते हुए आकाश ने कहा, अरे अगर मेरे ससुर जी ने तुम्हारे लिए लड़के पसंद किए हो तो मुझे पता नहीं अंडरवर्ल्ड के किन किन गुंडों के साथ कंपटीशन करनी पड़ती। आकाश की यह बात सुनते ही श्रेया ने आकाश का हाथ छोड़ दिया। आकाश समझ गया था कि श्रेया कैलाश अधिकारी के बारे में इस तरह का ताना सुनकर थोड़ी नाराज हो गई थी। श्रेया को मनाते हुए आकाश ने कहा, अरे मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे ससुर जी काफ़ी भोले भाले हैं, प्रॉब्लम समझने से पहले ही बंदूक निकाल देते हैं। और करण अंकल तो काफ़ी तेज और चालाक है। मिस्टर रोहित मारवा के लिए आगे की प्लानिंग इतनी आसान नहीं होगी। आकाश श्रेया को मनाने में लग गया। अनिका उन दोनों को अकेला छोड़कर नीचे हॉल की ओर स्टेयरकेस से उतरने लगी। जब वह फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची तब अनिका के कानों पर रोहित की आवाज़ पड़ी। रोहित ने अपने सामने बैठे करण से कहा, सर, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं मुझे खोलकर बताइए। करण कुछ देर तक अपने सामने बैठे रोहित मारवा को देखने लगे। रोहित दिखने में काफी हैंडसम था। रोहित की पर्सनालिटी, उसकी बात करने का तरीका, सब कुछ काफी एलिगेंट था। करण बार बार रोहित को कोई नुक्स निकालने की कोशिश कर रहे थे,
मन ही मन, मगर उन्हें रोहित के अंदर खामियां नजर नहीं आ रही थी। रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, इतनी भी जल्दी क्या है मिस्टर मारवा? मैंने सोचा कि कुछ देर आप मुझे कंपनी देंगे, मगर आप तो काफी बिजी चल रहे हैं। करण की बात सुनते ही रोहित के चेहरे पे मुस्कान आ गई। रोहित ने बड़ी ही पोलाइटली करण अंकल से कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बात आपको कंपनी देने की है तब तो मैं घड़ी की ओर देखूंगा भी नहीं। आप जैसे इंसान के साथ वक्त गुजारने को मिले, यह तो मेरे लिए काफी गर्व की बात है। करण ने रोहित की इस बात पर अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाकर रोहित से कहा, इतना सब कहने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर मारवा। बात यह है कि मैं कुछ अकेलापन महसूस कर रहा था। आपको अंदर आते हुए देखा तो मैंने सोचा कुछ देर आपके साथ बैठकर अपना अकेलापन दूर करूं। आई एम श्योर आप भी काफी अकेलापन महसूस कर रहे होंगे, इसलिए इतनी रात गए हमारे घर पर आए हों। रोहित ने अपना गला खराशते हुए करण से कहा, जी दरअसल वह मैं बच्चों से मिलने आया था। रोहित की इस बात पर करण ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए करण से कहा, आप जब तक चाहें हम यहाँ बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा लेट हो तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। रोहित की इस बात पर आवाज़ ऊंची करते हुए करण ने कहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे घर में वैसे भी काफ़ी चौकीदार हैं घर पर निगरानी रखने के लिए। हमें एक और चौकीदार की कोई जरूरत नहीं है। करण गुलेरिया की इस बात पर सीधे पॉइंट पर आते हुए रोहित ने कहा, देखिए, उस दिन मेरी दादी माँ ने जो कुछ भी कहा और किया उसके लिए मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा दादी माँ कभी भी अनिका के साथ इस तरह पेश नहीं आएंगी। रोहित की इस बात का जवाब देते हुए करण ने कहा, तुम्हारी दादी माँ अनिका के बारे में क्या सोचती हैं और क्या नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिका का दादी माँ के साथ कोई लेना देना नहीं है, और अगर इस तरह हम अनजान लोगों की बातों का बुरा मानने लगे तो हम कभी जी नहीं पाएंगे। तुम्हारी दादी माँ के साथ अनिका का कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी होने वाला है। फिर अनिका को भला तुम्हारी दादी माँ के विचारों से क्या लेना देना? करण की यह बात रोहित को तीर की तरह चुभी थी। रोहित ने करण से कहा, यह कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? मैं और अनिका जब शादी करेंगे तब? रोहित की बात को बीच में काटते हुए करण ने कहा, यह क्या कर रहे हैं आप? यह शादी की बात कहाँ से आ गई? मैं जानता हूँ कि आर्यन और रिया तुम दोनों के बच्चे हैं, मगर इसका यह मतलब तो नहीं कि मेरी बेटी को जबरदस्ती तुमसे शादी करनी पड़े। हाँ, मैं जानता हूँ कि बच्चों का तुम्हारा भी अधिकार है और बच्चों से मिलने तुम आ जा सकते हो हमारे घर पर, मगर इसके आगे अगर और कुछ सोच रहे हो तो तुम तो यहीं पर रुक जाना। करण की इस बात पर रोहित ने कहा, मगर क्यों आप हमारे रिश्ते से नाखुश हैं? क्या खराबी है मुझ में? आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? रोहित ने जब यह बात कही थी तब करण ने रोहित की आंखों में नमी देखी थी। रोहित काफी जीनियस और इमोशनल लग रहा था। रोहित की नजरों से अपनी नजरें हटाते हुए करण ने कहा, देखो, प्रॉब्लम तुम्हारी फैमिली में है। मैं जानता हूँ कि मारवा खानदान अंदर ही अंदर तुमसे काफी नफरत करता है। आए दिन तुम्हारे खिलाफ कोई न कोई प्लानिंग करता रहता है। और फिर तुम्हारी दादी माँ का स्वभाव, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी बिना किसी वजह किसी भी प्लानिंग का शिकार बने, इसलिए उस खानदान में अपनी बेटी की शादी करवाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। करण की बातों से रोहित के दिल पर चोट लगी और गहरी होने लगी थी। रोहित ने अपनी आवाज बिल्कुल धीमी करते हुए करण से कहा, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी फैमिली के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ही मैं आपके पास अनिका का हाथ मांगने आऊँगा, मगर इस तरह बिना मुझे कोई चांस दिए मुझे रिजेक्ट मत कीजिए प्लीज। रोहित लगभग अपने घुटनों के बल बैठ चुका था, मगर रोहित की नजरों से करण नजरें नहीं मिला रहे थे। ऐसा लग रहा था वह रोहित की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे। पीछे खड़ी अनिका जब रोहित को इस तरह करण के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखने लगी, तब उसे वह दिन याद आया जब उसने रोहित को पहली बार मनाली की होटल में देखा था। रोहित के आसपास उनके बॉडीगार्ड, रोहित की स्टाइल और पर्सनालिटी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित कोई पुराने जमाने का राजा था जिसे सिर्फ हुक्म सुनाने की आदत थी। विक्की के साथ की गई फाइट हो या विक्रम के साथ चैंपियनशिप रिंग में लड़ने की बात हो, रोहित बिना डरे हर एक दुश्मन के सामने खड़ा हो जाता था। देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकन आज करण के सामने अनिका के साथ रिश्ते की भीख मांग रहा था। कहीं न कहीं रोहित इस सिचुएशन पर अनिका को भी काफी दुख महसूस हो रहा था। करण ने अपनी आवाज सख्त करते हुए रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, मुझे लगता है अब बहुत देर हो चुकी है।
आपको घर जाना चाहिए। रोहित चुपचाप करण को देखता रहा। रोहित की आंखें नम हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त रोहित की आंखों से आंसू बहने लगेंगे। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो जाता, अनिका ने अचानक ही पीछे से आवाज देते हुए रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, रिया आपको बहुत मिस कर रही है। क्या आप ऊपर चलकर एक बार रिया से मिलना चाहोगे? अनिका को देखते ही रोहित अपने जगह से खड़ा होकर तेजी से अनिका के पास जाने लगा। अनिका के पास पहुंचते ही रोहित अचानक अपनी जगह पर रुक गया। वह पीछे बैठे करण की ओर देखने लगा। रोहित आंखों ही आंखों से करण से परमिशन ले रहा था कि क्या वह अनिका के साथ ऊपर अनिका के कमरे में जा सकता है या नहीं। अनिका ने रोहित और करण के बीच हो रही इस कोल्ड वार को पहले ही महसूस कर लिया था। रोहित को ज्यादा अपवार्ड ना फील हो, इसलिए अनिका ने रोहित से कहा, अब चलिए मिस्टर मारवा, बच्चों को जल्दी सोना भी है। यह कहते हुए अनिका स्टेयरकेस से ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगी। रोहित ने करण से नजरें चुराकर अनिका के पीछे चलना शुरू कर दिया। जब अनिका और रोहित फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे तो आकाश और श्रेया दोनों ही मुस्कुराते हुए अनिका को देख रहे थे। अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे आकाश और श्रेया रोहित और अनिका की शादी के बाद उन्हें फर्स्ट नाइट के लिए सी ऑफ करने आए थे। अनिका ने उन्हें इग्नोर किया और स्टेयरकेस चढ़कर अपने कमरे में चली गई। रोहित भी पीछे पीछे अनिका के बेडरूम में दाखिल हुआ। रोहित को देखते ही नन्ही सी रिया ने हवा में अपने हाथ उछाले और जाकर अपने पापा से लिपट गई। कुछ देर रिया को प्यार करने के बाद रोहित ने दोनों बच्चों से कहा, अरे वैसे पिंकी तुम दोनों को कब से ढूंढ रही थी? वह तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। पिंकी का नाम सुनते ही आर्यन ने रोहित से कहा, पिंकी अब तक जाग रही है? उसके बाद अचानक ही आर्यन ने अपने डैड की आंखों में गुस्सा देखा। वह समझ गया था कि इस वक्त उसे सिर्फ वही करना था जो उसके डैड ने उसे करने को कहा था। वह नन्ही सी रिया का हाथ पकड़कर कहने लगा, चलो रिया, मुझे लगता है हमें कुछ देर पिंकी के साथ खेलना पड़ेगा। नन्ही सी रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी, मगर आर्यन अपनी बहन को घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गया। बच्चों के जाते ही रोहित ने बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अनिका रोहित के इस बर्ताव को देखकर हैरान हो गई थी। रोहित ने अनिका की ओर मुड़कर कहा, मुझे कई दिनों से बस इसी पल का इंतजार था। रोहित कुछ देर के लिए वहीं दरवाजे के पास खड़ा अनिका की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। फिर एक झटके के साथ रोहित ने अनिका को अपनी बाहों में भर लिया। अनिका रोहित को हटाने की कोशिश करती, उससे पहले रोहित की गर्म सांसें अनिका की सांसों के जरिए अनिका के पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ने लगी थी। रोहित अनिका को लगातार चूमने लगा। फिर अचानक ही रोहित और अनिका की होंठ जैसे किसी चुंबक की तरह एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगे। रोहित को रोकने की बजाय अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। रोहित और अनिका एक दूसरे की बाहों में फिर से पिघलने लगे थे। कुछ देर बाद किसी ने अनिका के बेडरूम का दरवाजा जोर से खटखटाया। आवाज सुनकर अनिका और रोहित दोनों होश में आए। जब अनिका ने घड़ी में वक्त देखा तब उसे एहसास हुआ कि रोहित और अनिका पिछले आधे घंटे से एक दूसरे की बाहों में थे। अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ ही पल पहले की बात थी जब रोहित ने अनिका को अपनी बाहों में भरा था। लेकिन आधा घंटा बीत चुका था। तभी फिर से किसी ने अनिका के बेडरूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। इस बार करण गुलेरिया ने बड़ी सख्ती से बाहर से आवाज लगाते हुए कहा, अनिका बेटा, तुम ठीक तो हो ना? करण की आवाज सुनते ही अनिका ने रोहित को झटके से अपने आप से दूर किया। फिर अपने बाल और अपने कपड़े सीधे करते हुए अनिका ने बेडरूम का दरवाजा खोला। अनिका और उसके पीछे खड़ा रोहित यह देखकर हैरान हो गए कि करण की व्हीलचेयर के एक तरफ नन्ही सी रिया खड़ी थी और दूसरी तरफ आर्यन खड़ा था। व्हीलचेयर के ठीक पीछे श्रेया और आकाश खड़े थे। बच्चे बड़े ही गुस्से से रोहित की ओर देख रहे थे। करण ने दरवाजा खोलते ही अपना सर झुका लिया और व्हीलचेयर के पीछे खड़े आकाश और श्रेया दोनों रोहित और अनिका को देखकर लगातार मुस्कुरा रहे थे। श्रेया ने अनिका को मुस्कुराते हुए आंख मारी और कहा, हम लोग कब से तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। दरवाजा भी लॉक था। तुम दोनों ठीक तो हो ना? श्रेया अच्छी तरह समझ रही थी कि रोहित और अनिका दोनों ही बेडरूम के अंदर रोमांस कर रहे थे और जानबूझकर ऐसी बातें करके श्रेया अनिका को छेड़ रही थी। नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए रोहित की ओर गुस्से से देखा और कहा, डैडी, आपने हमसे झूठ क्यों कहा? पिंकी तो कब से सो चुकी थी। आपने जानबूझकर हमें कमरे से बाहर जाने के लिए कहा था ना? रिया के इस सवाल पर अनिका और रोहित दोनों काफी एम्बैरेसमेंट फील करने लगे। रोहित के पास रिया को समझाने के लिए कोई शब्द नहीं थे। तभी आर्यन ने रोहित की ओर देखते हुए कहा,
क्या आप दोनों मिलकर हम दोनों के खेलने के लिए छोटे भाई बहन की प्लानिंग तो नहीं कर रहे थे? नन्हे से आर्यन के मुंह से यह बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। आर्यन का सवाल सुनते ही अनिका की तो जैसे सांसें उसके गले में अटक गई थी। करण के सामने अचानक ही नन्हे से आर्यन ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया था जिसका जवाब देना अनिका के लिए काफी मुश्किल था। मगर हड़बड़ाती हुई आवाज में अनिका ने आर्यन से कहा, नहीं बेटा, यह तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों तो बस। अनिका को इसके बाद आगे कहने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे थे। रोहित ने भी अपना चेहरा झुका लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करण की तेज नजरों से अपने आप को किस तरह बचाए। आर्यन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे अच्छी तरह पता है। इनफैक्ट यह बात पिंकी ने मुझसे कही थी जब पिंकी को उसके मॉम और डैड ने बेडरूम से जबरदस्ती बाहर निकाला था। तब पिंकी ने आकाश मामा से पूछा था कि वह ऐसा क्यों कर रहे थे। तब आकाश मामा ने पिंकी को यह बताया कि वह श्रेया मामी के साथ मिलकर पिंकी के लिए एक नन्हे से भाई या बहन की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि पिंकी उसके साथ खेल सके। आप लोगों की भी ऐसी ही कोई प्लानिंग थी ना? नन्हे से आर्यन का लॉजिक सुनकर श्रेया जोर जोर से हंसना चाहती थी, मगर तभी उसे इस बात का एहसास हुआ कि आर्यन ने जो लॉजिक सुनाया था वह खुद श्रेया के लिए काफी एम्बैरेसिंग था। श्रेया की गाल शर्म से लाल हो गए। श्रेया ने अपनी नजरें झुका ली। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ही पूरी बाजी पलट कैसे गई थी। अनिका और रोहित की लव स्टोरी के बीच में आकाश और श्रेया की लव स्टोरी ने अचानक ही लाइमलाइट क्यों ले ली थी? श्रेया सबसे एक्सक्यूज मी कहकर वहां से अपने कमरे की ओर जाने लगी। बौखलाहट में आकाश भी श्रेया के पीछे पीछे जाने लगा। तभी श्रेया की धीमी आवाज सबके कानों पर पड़ी। श्रेया ने आकाश से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बच्चों को इस तरह कोई समझाता है क्या? सबके सामने तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। आकाश श्रेया को मनाने की कोशिश करता रहा। तभी कॉरिडोर में जोर से आकाश और श्रेया के बेडरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज गूंजने लगी। अनिका मन ही मन श्रेया और आकाश पर हंस रही थी। वह दोनों पॉपकॉर्न लेकर अनिका और रोहित की लव स्टोरी का मजा उठाने आए थे, मगर बीच रास्ते में ही उनकी खुद की मूवी बड़े पर्दे पर लोगों को दिखाई देने लगी। नन्हे से आर्यन ने अपनी मां का बदला पूरा कर लिया था। जाने अनजाने में आर्यन वह किया था जो खुद अनिका करना चाहती थी। बड़े ही गुस्से से अनिका के पीछे खड़े रोहित को देख रहे करण ने रोहित से पूछा, मिस्टर मारवा, बच्चे तो बाहर हैं, आप इतनी देर से कमरे के अंदर क्या कर रहे थे? करण का यह सवाल सुनते ही रोहित अनिका की ओर देखने लगा। रोहित अच्छी तरह जानता था कि करण रोहित को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, मगर इस तरह सबके सामने वह रोहित को इतना पर्सनल और प्राइवेट सवाल पूछेंगे यह कभी उसने सोचा नहीं था। अटकती हुई आवाज में रोहित ने जवाब देते हुए कहा, जी सर, वह मैं दरअसल हम दोनों डिस्कस कर रहे थे। करण ने फिर सख्त आवाज में पूछा, क्या डिस्कस कर रहे थे? ना ही आप डॉक्टर हैं, ना ही मेरी बेटी कोई बिजनेसमैन। आप दोनों के बीच डिस्कस करने के लिए कॉमन टॉपिक क्या हो सकता है? रोहित ने अनिका की ओर देखा। अनिका बस वहीं अपनी गर्दन झुकाए खड़ी रही। जब रोहित को एहसास हो चुका था कि अनिका इस बार उसकी कोई मदद नहीं करने वाली थी, तो फिर से बात बनाते हुए रोहित ने करण से कहा, जी सर, वह कल जो चैलेंज लगा है मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बीच, उसी चैलेंज को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। करण गुलेरिया अच्छी तरह जानते थे कि रोहित झूठ बोल रहा था। पिछली शाम करण गुलेरिया ने खुद अपनी आंखों से देखा था रोहित किस तरह अनिका को अपनी बाहों में भरकर खड़ा था। आज बंद कमरे में क्या रोहित ने अनिका के साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की होगी? यही बात बार बार करण गुलेरिया की नाराजगी बढ़ा रही थी। करण गुलेरिया इतनी आसानी से रोहित की बातों पर यकीन नहीं करने वाले थे। करण गुलेरिया ने रोहित से कहा, अच्छा बताइए, क्या नतीजा निकाला आपने डिसीजन का? करण गुलेरिया के सवाल से रोहित अब पूरी तरह फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का वह क्या जवाब देता। अनिका बस नजरें झुकाई वहीं खड़ी रही। रोहित जान चुका था कि अनिका अब रोहित की इस सिचुएशन का मजा ले रही थी। रोहित धीरे से चलकर आगे आया और अपना सर धीरे से खुजलाते हुए करण गुस्से कहने लगा, बस हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि कल अनिका किस ओर से लड़ेगी। अनिका को मॉडर्न मेडिसिन की भी जीनियस है और आयुर्वेदिक की भी जीनियस है, बल्कि आयुर्वेद से जुड़े लोग तो उसके अपने हैं और मॉडर्न मेडिसिन से जुड़े कई लोग उसके दुश्मन हैं। तो क्या कल अनिका अपने दुश्मनों के साथ मिलकर अपनों के साथ लड़ेगी या अपनों के साथ मिलकर अपने दुश्मनों से लड़ेगी? और अगर उसने दूसरा वाला रास्ता अपनाया तो मॉडर्न मेडिसिन से जुड़े लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, और अगर पहला वाला रास्ता अपनाया
तो आयुर्वेद से जुड़े लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। एक के साथ संबंध बनाने के लिए दूसरे के साथ संबंध बिगाड़ने होंगे। संबंध बनाने और बिगाड़ने की बात चल रही थी बस। रोहित की गोल गोल बातें सुनकर करण गुलेरिया का शक यकीन में बदलता जा रहा था। इससे पहले कि मामला और ज्यादा बिगड़ता, रोहित ने कमरे से बाहर निकलते हुए अनिका से कहा, मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी है, मुझे अपने घर जाना चाहिए। मैं कल रात को फिर से आऊंगा। रोहित यह कहकर जाने ही वाला था कि करण गुलेरिया ने उसे रोक कर कहा, कल रात आप फिर से आएंगे? क्यों? अब क्या डिस्कशन करना बाकी रह गया है? रोहित ने बिल्कुल धीमी आवाज में बड़ी ही पोलाइटली करण गुलेरिया से कहा, ये बच्चों से मिलना तो रह गया था आज इसी डिस्कशन की वजह से, और आप ही ने मुझसे कहा था कि मैं बच्चों का बाप हूँ। अगर बच्चों को मिलने का दिल करे तो आप मुझे रोकेंगे नहीं। रोहित बात तो बड़ी ही रिस्पेक्ट से कर रहा था, मगर रोहित ने करण गुलेरिया को अपनी ही बात में फंसा लिया था। एक बिजनेसमैन होने की यह बहुत बड़ी क्वालिटी दिखाई देती थी रोहित में। उसने साबित कर दिया था कि वह इस देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून क्यों है। अनिका अच्छी तरह जान चुकी थी कि इस बार रोहित ने करण की ईगो पर वार किया था। बात ज्यादा बिगड़ न जाए इसलिए अनिका ने रोहित से कहा, ठीक है, मैं कल आपका इंतजार करूंगी। अनिका का जवाब सुनते ही रोहित के दिलो दिमाग में अचानक घंटियां बजने लगी। अनिका रोहित का इंतजार करने वाली थी। क्या अब रोहित भी के लिए अनिका भी वही रोमांस और वही तड़प फील करने लगी थी जो आज तक सिर्फ रोहित अनिका के लिए महसूस करता था? यह सवाल जैसे ही रोहित के मन में चलने लगा, रोहित के चेहरे पे मुस्कान आ गई। वह बस फटी हुई आंखों से दरवाजे के पास खड़ी अनिका को देखता रहा। रोहित की आंखों में देखकर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे रोहित अभी इसी वक्त दौड़कर अनिका को अपनी बाहों में भर लेगा। दोनों बच्चों को बेडरूम में लेने के बाद अनिका ने करण और रोहित से गुड नाइट कहा और दरवाजा बंद कर लिया। अनिका जल्द से जल्द अब सोना चाहती थी, क्योंकि अगली सुबह उसे मॉडर्न मेडिसिन वर्सेस ट्रेडिशनल मेडिसिन के चैलेंज में हिस्सा लेना था। दोनों बच्चों को बिस्तर पर सुलाने के बाद कमरे की सारी लाइट्स ऑफ करते हुए अनिका भी बच्चों के साथ बिस्तर पर सो गई। अनिका ने सुबह जागने के लिए अलार्म रखा था। जैसे ही अलार्म बजने लगा, अनिका झटके से जाग गई। रोज के मुकाबले आज अनिका की नींद बहुत कम हुई थी। पिछली रात रोहित की वजह से अनिका को सोने में देर हुई थी, और आज क्योंकि अनिका को चैलेंज में हिस्सा लेना था, अनिका रोज के मुकाबले 2 घंटे जल्दी जगी थी। शावर लेने के बाद अनिका कार ड्राइव करके सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के कंपाउंड में पहुंची। कंपटीशन वहीं कैंपस के ग्रांड हॉल में होनी थी। डॉक्टर बंदिश ने जानबूझकर चैलेंज को यूनिवर्सिटी के ग्रांड हॉल में रखवाया था, ताकि स्टूडेंट भी इसमें चढ़ बढ़कर हिस्सा ले सके और अपनी नज़रों से देख सके कि मॉडर्न मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन के मुकाबले कितनी ज़्यादा पावरफुल है। जब अनिका कैंपस पर पहुंची तब उसको देखकर पूरे कॉलेज को कवर करने आए प्रेस रिपोर्टर हैरान रह गए। कुछ प्रदर्शन करते हुए लोग भी अनिका को वहां देखकर एक दूसरे के साथ बात करने लगे। देखो, मैनेजमेंट भी इस लड़की के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। हम लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की कि इस लड़की को कॉलेज की नौकरी से हटा दिया जाए, मगर मैनेजमेंट हमारी एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। लगता है यह औरत काफ़ी तगड़े कनेक्शन लेकर मैदान में उतरी है। हमें तो लगता है कि भारत की परंपराओं को मिटाकर ही मानेगी यह लड़की। अचानक प्रदर्शन करने आए भीड़ डॉक्टर अमृता के मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। जब अनिका ग्रांड हॉल के अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि काफ़ी लोग पहले से हॉल के अंदर मौजूद थे। हॉल के अंदर लोग 3 ग्रुप में बंट गए थे। एक ग्रुप मॉडर्न मेडिसिन को सपोर्ट कर रहा था, जिस ग्रुप का लीडर था डॉक्टर बंदिश। एक ग्रुप आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन को सपोर्ट कर रहा था, उस ग्रुप का लीडर था कल्याण शास्त्री। कल्याण शास्त्री के ठीक बगल में डॉक्टर रितु भी उन्हें सपोर्ट करते हुए खड़ी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के भी कुछ बच्चे कल्याण शास्त्री के ग्रुप में शामिल थे। यह वही बच्चे थे जो कॉलेज के आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन की पढ़ाई पूरी कर रहे थे। तीसरा ग्रुप था उन लोगों का जो यहाँ कोई हंगामा करने नहीं आए थे। बाहर लगी आग को यह लोग बस मिटाने की कोशिश कर रहे थे। अनिका के पहुंचते ही हॉल में बहुत बड़ा हंगामा शुरू हो गया। अनिका लोगों को अपनी ओर गुस्से से देखती हुए मुस्कुराने लगी। अनिका का कॉन्फिडेंस देखकर हॉल में शामिल सभी लोग हैरान रह गए। यूनिवर्सिटी के हॉल में एक और ग्रुप बैठा हुआ था, जिसके लीडर खुद डॉक्टर सक्सेना थे। इनके ग्रुप में प्रीति के साथ साथ श्वेता भी शामिल थी। प्रीति और श्वेता न सिर्फ यहाँ अनिका को सपोर्ट करने आए थे,
बल्कि वह दोनों यह बात अच्छी तरह जानती थीं कि मॉडर्न मेडिसिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन दोनों के को हाथ में हाथ मिलाकर चलाना होगा। ना दोनों में से कोई एक कमजोर था और ना कोई एक ज्यादा ताकतवर। यह ग्रुप चुपचाप बैठा हुआ कल्याण शास्त्री और बंदिश के बीच चल रही आर्गुमेंट्स को सुन रहा था। कल्याण शास्त्री और बंदिश एक दूसरे के साथ काफी देर से आर्गुमेंट कर रहे थे। दोनों यह साबित करने में लगे थे कि कौन ज्यादा ताकतवर है। बंदिश ने प्रस्ताव रखा कि दोनों ही ग्रुप एक दूसरे को पेशेंट सौंपेंगे और दोनों ग्रुप सौंपे हुए पेशेंट पर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। इसके बाद यह साबित हो जाएगा कि किसकी ट्रीटमेंट ज़्यादा असरदार है। मगर डॉक्टर सक्सेना ने यह प्रपोजल ठुकरा दिया, क्योंकि इस तरह अपने पावर को साबित करने के लिए किसी भी पावर को सबके सामने हॉल में बुलाना ठीक नहीं होगा। कल्याण शास्त्री बंदिश की ओर एक के बाद एक एलिगेशन फेंकने लगे। वे कहने लगे कि बंदिश यह सब स्लंट सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे मॉडर्न मेडिसिन माफिया ने पैसे खिलाए थे। वह देश और दुनिया में आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए यह सब कुछ कर रहा था। वहीं बंदिश ने कल्याण शास्त्री पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि कल्याण शास्त्री जैसे कोई लोग सालों से लोगों को नकली और बेअसर दवाइयां खिला खिलाकर लूट रहे थे और अब वक्त आ गया था कि उनके इस पूरे स्कैम को लोगों के सामने रख दिया जाए। बंदिश ने जैसे ही यह कहा, कल्याण शास्त्री के सपोर्टर बंदिश और उसके सपोर्टर के ऊपर टूट पड़े। हालात यहाँ तक पहुँच चुके थे कि शब्दों से होने वाली तकरार अब हाथापाई पर उतर आई थी। डॉक्टर सक्सेना ने माइक अपने हाथ में लेते हुए दोनों गुटों को शांत करते हुए कहा, देखो, हम यहाँ झगड़ा करने इकट्ठा नहीं हुए हैं। हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि बाहर जो माहौल है उसे काबू में किया जाए। कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढो जिससे हम सब पहले की तरह मिलजुल कर अपना काम कर सकें। आखिर दवाई चाहे एलोपैथी की हो या आयुर्वेद की हो, होम्योपैथ की हो या किसी भी ट्रेडिशनल परंपरा से जुड़ी दवाई हो, सारी दवाइयाँ बनती पावर के स्वास्थ्य के लिए हैं और लोगों की सेहत से बढ़कर हम लोगों के लिए और कुछ नहीं। डॉक्टर बंदिश और मिस्टर कल्याण शास्त्री, आप लोगों को थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी होगी। अगर आप ही एक दूसरे के साथ इस तरह लड़ाई करेंगे तो आपके सपोर्टर बाहर रास्तों पर एक दूसरे के साथ हाथापाई पर उतर जाएंगे। इससे पहले कि कल्याण शास्त्री कुछ कहने जाता, डॉक्टर सक्सेना ने सबके सामने उनसे पूछा, मिस्टर कल्याण शास्त्री, आप एक उम्र दराज आदमी हैं। क्या आप यह बात हम सबके सामने कह सकते हैं कि आज तक आपने कभी भी मॉडर्न मेडिसिन की कोई ट्रीटमेंट नहीं की है? कोई सीटी स्कैन, ब्लड रिपोर्ट नहीं निकलवाया है? कल्याण शास्त्री ने जब डॉक्टर सक्सेना की यह बात सुनी तो वह बिल्कुल खामोश रह गया। कल्याण शास्त्री की खामोशी देखकर डॉक्टर बंदिश जोर जोर से हंसने लगा। डॉक्टर बंदिश ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए अपने सपोर्टर से कहा, देख लिया तुम लोगों ने, चैलेंज शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अरे अपोजिट ग्रुप का लीडर ही सर झुकाकर खड़ा है मॉडर्न मेडिसिन और टेक्नोलॉजी के सामने। इससे यह बात साबित हो जाती है कि खुद अपनी ही बनाई हुई दवाइयों पर यह लोग भरोसा नहीं करते, मगर दूसरों को यह बताते हैं कि उनकी बनाई हुई दवाइयों में हमारे दवाइयों से ज़्यादा असर है। यहीं पर उनका झूठ सबके सामने आ चुका है। मेरे ख्याल से यह मीटिंग यहीं पर रोक देनी चाहिए और हम लोगों को विनर घोषित कर देना चाहिए। डॉक्टर बंदिश की बात सुनने के बाद डॉक्टर सक्सेना ने माइक पर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, डॉक्टर बंदिश, क्या आप यह कह सकते हैं कि अगर कोई सीटी स्कैन ना जान पाए कि आखिर क्यों एक औरत मां नहीं बन पाती है, तो उस औरत का इलाज कैसे किया जाए? डॉक्टर सक्सेना की बात मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोग अच्छी तरह समझ गए थे। कई बार ऐसा हुआ है कि कई बीमारियां सीटी स्कैन और बाकी रिपोर्ट्स में नजर नहीं आती थी, मगर होम्योपैथी और आयुर्वेद के जरिए उन बीमारियों का इलाज किया गया था। इस बार सर झुकाने की बारी डॉक्टर बंदिश की थी और आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े लोग फिर से जोश में आ गए। डॉक्टर सक्सेना ने हॉल में मौजूद सभी लोगों को शांत करते हुए कहा, देखो, हम यहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं। आखिर हम सभी लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वह लोगों के लिए कर रहे हैं और लोगों की हेल्थ हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। यह बात हमें लोगों को बतानी है। डॉक्टर सक्सेना की बात सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग काफ़ी शांत हो गए थे।
अनिका यह देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी कि डॉक्टर सक्सेना ने इस पूरे इशू को काफ़ी रिस्पॉन्सिबली हैंडल किया था। जब ऐसा लग रहा था कि हॉल में मौजूद सभी लोग डॉक्टर सक्सेना की बातों से कन्विंस हो गए थे, तभी अचानक कल्याण शास्त्री ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। चलिए, मैं मानता हूँ कि आपकी कही हुई हर बात सच है, मगर सवाल यह पैदा होता है कि बात यहाँ तक पहुँची कैसे। यह सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है जिसे आप लोग भगवान का दर्जा दिए बैठे हैं। उस डॉक्टर अमृता की वजह से हुआ है यह सब कुछ, और आप लोग चाहते हैं कि हम मुजरिम को बिना सजा दिए जाने दें। जिसने हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतनी बड़ी ठोकर मारी है, हम उसे आज़ाद घूमने नहीं दे सकते। आपको उस लड़की का फैसला करना होगा। कल्याण शास्त्री की बात सुनते ही डॉक्टर वंदिश ने भी हॉल में मौजूद सभी लोगों से कहा, जी हाँ, डॉक्टर अमृता हमारी फील्ड की काफ़ी जानी मानी डॉक्टर हैं। उन्होंने यह बात जब मुझसे कही तब पता नहीं क्यों, मगर मैंने भी जोश में आकर यह चैलेंज कर लिया। मगर अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया वह गलत था। मुझे इस तरह उनकी बातों में नहीं आना चाहिए था। जब डॉक्टर बंदिश ने सबके सामने अपना कबूलनामा रखा तो बात सिर्फ इतनी रह गई थी कि यह सब कुछ डॉक्टर अमृता ने ट्रेडिशनल और आयुर्वेदिक मेडिसिन को नीचा दिखाने के लिए किया था। हॉल में मौजूद सारे लोग डॉक्टर अमृता का लाइसेंस छीनने का प्रपोजल रखने लगे। डॉक्टर अमृता जो लोगों की भीड़ में कहीं खो गई थी, वो सब कुछ सुनकर हैरान हो रही थी। जो चीज़ उसने कभी सोची भी नहीं थी, वह कहने के लिए उसे सजा मिलने वाली थी। भीड़ में खड़ी अनिका को अपने पास बुलाते हुए डॉक्टर सक्सेना ने माइक पर कहा, देखिए, आप लोगों की जानकारी के लिए कह दूं कि डॉक्टर अमृता ने जो कुछ भी कहा था वह उनसे कहने के लिए मैंने ही कहा था। डॉक्टर सक्सेना की बात कानों पर पड़ते ही शोर शराबा मचा रहे लोग अचानक शांत हो गए। सभी लोग हैरानी से माइक पर खड़े डॉक्टर सक्सेना को देखने लगे। डॉक्टर सक्सेना ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए लोगों से कहा, देखिए, यह विवाद तो कई सालों से चल रहा है। दोनों ग्रुप के बीच कौन ज़्यादा बेहतर है, कौन ज़्यादा असरदार है, वगैरह वगैरह। मैं चाहता था कि एक बार यह डिबेट हम सब एक साथ मिलकर आमने सामने करें, ताकि एक दूसरे के लिए हमारे मन में जो कड़वाहट है वह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और दोनों ही क्षेत्र लोगों की सेवा करने में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। लेकिन अगर यही बात मैं कहता तो शायद कोई नहीं सुनता, लेकिन यह बात जब डॉक्टर अमृता ने कही तो देखते ही देखते यह बात पूरे देश और पूरी दुनिया में फैल गई। आखिर डॉक्टर अमृता है ही इतनी फेमस और टैलेंट डॉक्टर। डॉक्टर अमृता की कही हुई बात में जो वजन पड़ा वह मेरी कही हुई बात में नहीं पड़ता। इसलिए मैं शुक्रिया करता हूँ डॉक्टर अमृता का कि मुझे मेरा मकसद हासिल करने में उन्होंने मेरी इतनी बड़ी मदद की। और यह बात हमारे प्रेस वाले दोस्तों के जरिए पूरे देश और दुनिया में फैला दी जाए कि भारत एक ऐसा देश है जो मॉडर्न टेक्निक को अपनाकर अपने परंपरागत मूल्यों को भुला नहीं सकता, और दोनों को साथ मिलाकर जो देश आगे बढ़ेगा वह आने वाली शताब्दी में इस दुनिया का सबसे बेहतर देश बनेगा। डॉक्टर सक्सेना की बात सुनते ही पूरे हॉल में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को डॉक्टर सक्सेना ने अपनी सूझबूझ से सॉल्व कर दिया था, और सॉल्यूशन के साथ साथ डॉक्टर सक्सेना ने सालों से चलते आ रहे कंपटीशन और दुश्मनी को खत्म कर दिया था। जब अनिका ने देखा कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका था तो अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनिका डॉक्टर सक्सेना की तारीफ में शब्द नहीं ढूंढ पा रही थी। तभी अचानक सभी की कानों पर एक ऊंची आवाज पड़ी, वाह, डॉक्टर सक्सेना ने तो पूरी की पूरी बाजी ही उलट दी। डॉक्टर सक्सेना को एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक पॉलिटिशियन होना चाहिए था। क्या खूब चाल चली है, विलियन को हीरो बना दिया और जनता को बेवकूफ। लोग उस आवाज को भीड़ के बीचों बीच ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक रिकॉर्डिंग सभी की कानों पर पड़ी। रिकॉर्डिंग में डॉक्टर सक्सेना की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। डॉक्टर सक्सेना अपनी साथी से बात कर रहे थे, देखो, यह मैटर बहुत आगे निकल चुका है। हमें किसी भी तरह डॉक्टर अमृता को बचाना होगा। लोग डॉक्टर अमृता को दिल्ली यूनिवर्सिटी से दूर करने की मांग रखेंगे, यहाँ तक कि उसका लाइसेंस कैंसिल करने की मांग रखेंगे, मगर हमें किसी भी हालत में इस बात को दबा देना है। मैं यह पूरा इल्जाम अपने सर पर ले लूँगा। कहूँगा कि डॉक्टर अमृता ने जो कुछ भी कहा है वह मेरे कहने पर कहा है और किया है। इस तरह से पूरा मामला भी शांत हो जाएगा और डॉक्टर अमृता पर भड़के हुए लोग भी यह पूरा का पूरा किस्सा भूल जाएंगे। इस रिकॉर्डिंग में साफ पता चल रहा था कि आवाज़ डॉक्टर सक्सेना की थी। डॉक्टर सक्सेना की यह बात सुनकर हॉल में सभी लोग
हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। फिर अचानक ही कुछ प्रेस रिपोर्टर ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस हमारी शहर की सबसे नामचीन यूनिवर्सिटी है। अगर यहाँ के डीन होने के बावजूद आप इतनी बड़ी पॉलिटिक्स करेंगे तो लोगों का तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस पर से भरोसा उठ जाएगा। उस प्रेस रिपोर्टर की बात में हामी भरते हुए बाकी लोग भी धीरे धीरे अपनी आवाज़ ऊंची करने लगे। देखते ही देखते सारे लोग डॉक्टर सक्सेना मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। जिस डॉक्टर को अभी कुछ सेकंड पहले लोगों ने इतना सराहा था, वह कुछ ही सेकंड में हीरो से विलेन बन गए थे। लोग समझ चुके थे कि डॉक्टर सक्सेना ने अभी अभी जितनी भी बातें कही थी वह सब झूठ थी। वह सारी बातें बस डॉक्टर अमृता को बचाने के लिए की गई थी। और अब लोगों को यह यकीन होने लगा था कि डॉक्टर अमृता कोई बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहती थी और अपना दबाव बनाकर अपने किए हुए पर मिट्टी डालने की कोशिश भी कर रही थी। और डॉक्टर सक्सेना इस बात में डॉक्टर अमृता से कदम मिलाकर चल रहे थे। डॉक्टर अमृता और डॉक्टर सक्सेना की मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। तभी अचानक अनिका स्टेज पर चढ़कर माइक के पास आकर कहने लगी, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। आप लोग जो सोच रहे हैं समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, यह सब झूठ है। अनिका की बात का जवाब देते हुए कुछ स्टूडेंट ने कहा, झूठ तो वह था जो अब तक हम इस हॉल में सुनते आए थे, अब और एक झूठ सुनना नहीं चाहते। प्रीति और श्वेता भी अपने साथियों से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि अनिका ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इनफैक्ट अनिका को खुद आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन की एक बहुत बड़ी एक्सपर्ट है। वह ट्रेडिशनल मेडिसिन को नीचा नहीं दिखा सकती, मगर प्रीति और श्वेता की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। सभी लोग अनिका मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे थे। अब लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड थी, किसी भी तरह अनिका से मेडिकल लाइसेंस छीन लिया जाए। तभी अचानक भीड़ में से डॉक्टर रीतू स्टेज पर आई। दोनों हाथ हवा में लहराकर डॉक्टर रीतू ने सभी को शांत किया और माइक के पास आकर कहने लगी, डॉक्टर अमृता यहाँ पर बड़ी भोली सी सूरत बनाकर हम सबसे कह रही हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। चलिए हम इन्हें और एक मौका देते हैं। अगर उन्होंने सचमुच यह सब नहीं कहा तो क्या इस बात का उनके पास कोई सबूत है? डॉक्टर सक्सेना रीतू को कहने लगे, अरे किसी ने कुछ कहा है या नहीं कहा है, इसका सबूत उनके पास कैसे हो सकता है? तभी अनिका ने माइक अपनी ओर करते हुए लोगों से कहा, यह सब कुछ मैंने नहीं कहा है और इस बात का सबूत है मेरे पास। जब अनिका ने कहा कि उसके पास इस बात का सबूत है कि उसने आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन को नीचा दिखाने के लिए कोई बात नहीं कही थी, तब अचानक ही डॉक्टर रीतू माइक पर सबसे कहने लगी, अब यह एक और नई चाल है इन लोगों की बात में बिल्कुल मत आना आप लोग। अरे मैंने खुद इन्हें हमारी देश की परंपरा से जुड़ी हुई दवाइयों को नीचा दिखाते हुए सुना है। उस वक्त मैं लाइफ केयर हॉस्पिटल में काम किया करती थी। डॉक्टर रीतू की बात सुनते एक दुबली पतली सी लड़की अपनी जगह से खड़ी हुई और बड़ी ही सॉफ्ट आवाज में सभी लोगों से कहने लगी, नहीं नहीं यह गलत है। उस वक्त मैं वहीं मौजूद थी। मैं लाइफ केयर हॉस्पिटल की एक इंटर्न थी। अब यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन करने आई हूँ। डॉक्टर अमृता मेरी आइडियल है। उन्होंने उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जिससे आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन को नीचा दिखाना पड़े। यह सब उनके खिलाफ एक साजिश हो रही है। उस लड़की की आवाज काफी पतली थी, मगर उसके आसपास के लोग उसे अच्छी तरह सुन सकते थे। वह लड़की काफी डरी हुई लग रही थी। इतने लोगों के सामने इस तरह शायद वह पहली बार खुलकर बात कर रही थी। उसकी बात को दबाते हुए डॉक्टर रीतू ने कहा, साजिश तो यह है कि तुम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की तरह डॉक्टर अमृता को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो, मगर अब हम सब और बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। डॉक्टर रीतू की बात को सपोर्ट करते हुए हॉल में बैठे सभी लोग फिर से डॉक्टर सक्सेना और डॉक्टर अमृता मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। लोग इसी वक्त कॉलेज अथॉरिटी से कहकर डॉक्टर अमृता को कॉलेज से बर्खास्त करना चाहते थे। तभी अचानक हॉल के मेन एंट्रेंस वाला दरवाजा खुला। सभी लोग यह देखकर शॉक हो गए कि डॉक्टर वांगापट्टू के बेटे डॉक्टर कृष्णन हॉल के अंदर आ पहुंचा था। हालांकि कृष्णन खुद कभी भी उस तरह का नाम नहीं बना पाए थे जैसा नाम डॉक्टर वांगापट्टू ने ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोफेशन में बनाया था, मगर सभी लोग यह जानते थे कि डॉक्टर कृष्णन डॉक्टर वांगापट्टू के बेटे थे और उस लिहाज से मेडिकल फ्रेटर्निटी में उनका नाम काफ़ी था। उन्हें अंदर आता हुआ देखकर अचानक ही शोर मचाते हुए लोग शांत हो गए।
डॉक्टर कृष्णन ने अंदर आते ही सबसे कहा, यह जो भी हंगामा हो रहा है उसके बारे में मेरे पिताजी डॉक्टर वंगापटू को पता चला। उन्होंने खुद मुझे यहाँ भेजा है। कुछ चीज़ें सबके सामने क्लियरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप सब किसी तरह के धोखे में रह जाओगे और अपने साथ साथ आम जनता का भी नुकसान करवाओगे। डॉक्टर कृष्णन की एंट्री ने कहानी में एक नया ट्विस्ट दे दिया था। सारे के सारे प्रेस रिपोर्टर अपने कैमरा ऑन करके डॉक्टर कृष्णन को रिकॉर्ड करने लगे। डॉक्टर कृष्णन धीरे से चलते हुए स्टेज की तरफ पहुंचे। स्टेज पर खड़ी अनिका के पास पहुंचने के बाद डॉक्टर कृष्णन ने माइक में बोलना शुरू किया। डॉक्टर कृष्णन ने कहा, देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह लड़की आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर सकती। अगर पूरी दिल्ली में इस वक्त हॉल में मौजूद लोगों को सबसे ज़्यादा किसी पर विश्वास था तो वह था डॉक्टर वंगापट्टू पर। और डॉक्टर वंगापट्टू के बेटे होने के नाते कृष्णन की नीयत पर भी शक नहीं किया जा सकता था। इसलिए लोग कृष्णन की बात को बड़े ही ध्यान से सुनने लगे। डॉक्टर कृष्णन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इनफैक्ट डॉक्टर अमृता खुद आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन की बहुत बड़ी जानकार हैं। डॉक्टर कृष्णन के मुंह से यह बात निकलते ही पूरे ऑथोरिज्म में सन्नाटा छा गया। लोग हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। डॉक्टर कृष्णन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यहाँ तक कि डॉक्टर वंगापट्टू का बेटा होने के बावजूद आयुर्वेद और ट्रेडिशनल दवाइयों में मैं जो ऊंचाई हासिल नहीं कर पाया, वह ऊंचाई ये लड़की पहले ही हासिल कर चुकी है। लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। अब लोगों को यह भी शक होने लगा था कि कहीं कॉलेज प्रशासन के साथ साथ डॉक्टर वंगापट्टू के बेटे कृष्णन को भी कहीं रिश्वत देकर खरीदा तो नहीं गया। लोग यह बात अच्छी तरह जानते थे कि कृष्णन की फार्मेसी पिछले कई सालों से कुछ ठीक नहीं चल रही थी। हो सकता है कि डॉक्टर अमृता जैसे पावरफुल डॉक्टर ने उन्हें कुछ पैसे खिलाकर अपनी ओर कर लिया हो। लोग अभी भी यह सारी बातें सोच ही रहे थे कि कृष्णन ने माइक पर यह कहा, मेरे पिताजी ने मुझे खास तौर पर कहा है कि इस लड़की के अंदर वह काबिलियत है जिससे वो यह लड़की आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन में वह मुकाम हासिल कर सकती है जो मेरे पिताजी भी हासिल नहीं कर पाए। डॉक्टर कृष्णन का यह स्टेटमेंट सुनकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन में कोई डॉक्टर वंगापट्टू से आगे कैसे हो सकता था। और खुद डॉक्टर वंगापट्टू के बेटे यह बात कह रहे थे। यह बात लोगों को कुछ हजम नहीं हो रही थी, मगर डॉक्टर कृष्णन की नीयत पर शक करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। डॉक्टर कृष्णन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इस लड़की ने आयुर्वेदिक मेडिसिन की शिक्षा मेरे पिताजी से ली है और मेरे पिताजी का यह कहना है कि यह लड़की उनकी पूरी जिंदगी की सबसे होनहार स्टूडेंट है। यह बात सुनते ही कल्याण शास्त्री और डॉक्टर रीतू हैरानी से अनिका की ओर देखने लगे। कल्याण शास्त्री ने यह तो जरूर सुन रखा था कि डॉक्टर वंगापट्टू का कोई एक शिष्य है जो डॉक्टर वंगापट्टू की विरासत आगे बढ़ा सकता था, मगर उस शिष्य के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। अगर डॉक्टर वंगापट्टू का वह स्टूडेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन के बाजार में उतर आता तो आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता था। मगर कल्याण शास्त्री ये नहीं जानते थे कि जब उनकी मुलाकात डॉक्टर वंगापट्टू के उस शिष्य से होगी, तब तक वह शिष्य को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बना चुके होंगे। तभी अचानक लोगों को याद आया कि जिसने यह बात आग की तरह हर जगह फैलाई थी वह डॉक्टर बंदिश हॉल में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लोग यहाँ वहाँ डॉक्टर बंदिश को ढूंढने लगे। तभी एक स्टूडेंट की नज़र छुपकर मेन एग्जिट से बाहर निकल रहे डॉक्टर बंदिश पर पड़ी। उसने डॉक्टर बंदिश की ओर इशारा करते हुए सबसे कहा, वह देखो, भागने की कोशिश कर रहा है, वह पकड़ो उसे। इससे पहले कि डॉक्टर बंदिश को पकड़ने के लिए कोई एक्टिव लेते, डॉक्टर बंदिश मेन गेट से दौड़ते हुए बाहर निकल गया। वह ब्लूटूथ के जरिए किसी के साथ कॉल पर बात कर रहा था। जैसे ही कैंपस की हॉल से डॉक्टर बंदिश दौड़कर बाहर निकला, हॉल भूमिका ने उसे अरेस्ट कर लिया। डॉक्टर बंदिश हैरानी से भूमिका को देखता रहा। भूमिका ने डॉक्टर बंदिश के हाथ से फोन छीना। डॉक्टर बंदिश फोन पर लगातार किसी से बात कर रहा था। वह क्रिस्टोफर था। दिल्ली के 7 स्टार होटल के कमरे में बैठा क्रिस्टोफर दोबारा अपनी किस्मत को कोसने लगा। वो जोर जोर से अपना मोबाइल फोन पटक कर कहने लगा, वह लड़की पता नहीं क्या जादू करती है लोगों पर। फिर से मेरे जाल में फंसने के बावजूद बाहर निकल गई। पता नहीं उसे गुलाम बनाने की मेरी ख्वाहिश कब पूरी होगी।
क्रिस्टोफर के कंधे पर एक हाथ रखते हुए आशीष टुकड़ा ने कहा, देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था उस लड़की से जीतना इतना आसान नहीं है, मगर तुम मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं करते। आशीष की बात पर इस बार क्रिस्टोफर काफी नाराज हो गया था। क्रिस्टोफर ने अपने दोनों हाथों से आशीष का कॉलर पकड़ा। आसपास खड़े क्रिस्टोफर के आदमी समझ गए थे कि आशीष डोगरा ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी थी। क्रिस्टोफर जरूर उसे सजा देगा। इससे पहले कि क्रिस्टोफर कोई कदम उठाता, होटल के कमरे का दरवाजा जोर से खुला। इंस्पेक्टर अब्बास अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुए। क्रिस्टोफर और उसके आदमियों को गन पॉइंट पर लेते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, चलो बाकी की बातचीत हवालात में कर लेना। काफी ढूंढना पड़ा तुम्हें मुझे। चलो आखिरकार तुम मिल ही गए। कॉलेज कैंपस के हॉल में भूमिका डॉक्टर बंदिश को हथकड़ी पहनाकर फिर से अंदर ले जाने लगी। स्टेज के ऊपर खड़ी अनिका ने जब बंदिश के हाथों में हथकड़ी देखी तब उसने राहत की सांस ली। दरअसल अनिका पहले ही समझ चुकी थी कि डॉक्टर बंदिश क्रिस्टोफर के लिए काम करता था, मगर उसे अरेस्ट करने के लिए भूमिका इंस्पेक्टर अब्बास और अनिका को सही मौके की तलाश थी। हॉल के अंदर भी सिविल कपड़े पहने हुए स्पेशल डिपार्टमेंट के कई ऑफिसर मौजूद थे। उन ऑफिसर्स ने बंदिश के साथियों पर नजर बनाए रखी थी और मौका मिलते ही उन लोगों ने बंदिश के साथियों को भी अरेस्ट कर लिया। आम स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सेमिनार में अचानक यह सब क्या होने लगा था। सारे स्टूडेंट्स काफी डर गए थे। अनिका ने माइक पर अनाउंस करते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह लोग यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। यह लोग स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर हैं, मुजरिम को पकड़कर ले जाएंगे। भूमिका ने फ्रंट सीट पर बैठे हुए एक स्मार्ट और हैंडसम लड़के की ओर देखते हुए कहा, डरना नहीं, हम लोग यहाँ तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। हम तो यहाँ सिर्फ बदमाशों को पकड़ने आए हैं। वह बदमाश जो डॉक्टर अमृता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह प्लानिंग एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल रैकेट ने की है और बहुत जल्द हम इस रैकेट के मास्टरमाइंड तक पहुंच जाएंगे। भूमिका की बात सुनते ही लोगों को धीरे धीरे बातें समझ में आने लगी। डॉक्टर अमृता देश विदेश की काफी नामचीन डॉक्टर थीं और डॉक्टर बंदिश उसे बदनाम करने के लिए यह सब कुछ कर रहा था। धीरे धीरे यह बात पूरे हॉल में फैलने लगी। तभी उस दुबली पतली सी लड़की ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, आप लोगों से डॉक्टर अमृता बिल्कुल इनोसेंट हैं। लोग यह तो समझ गए थे कि डॉक्टर बंदिश किसी बहुत बड़े इंटरनेशनल रैकेट के लिए काम करता था, मगर उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर कल्याण शास्त्री और डॉक्टर रितु अनिका के पीछे क्यों पड़े थे। एक स्टूडेंट ने कल्याण शास्त्री की ओर इशारा करते हुए कहा, फिर यह दोनों डॉक्टर अमृता के पीछे क्यों पड़े थे? क्या ये लोग भी इंटरनेशनल रैकेट से जुड़े हुए हैं? अपने ऊपर इस तरह का इल्जाम लगते देखकर कल्याण शास्त्री के होश उड़ गए। लगभग एक साथ उनके पूरे शरीर में बिजली का झटका महसूस होने लगा था। डॉक्टर रितु भी घबराकर कल्याण शास्त्री से दूर चली गई। डॉक्टर रितु ने कल्याण शास्त्री की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब तो इन्होंने किया है, मैं तो बस। इससे पहले कि रितु और कुछ कहती, कल्याण शास्त्री ने सबके सामने रितु को जोर से एक तमाचा जड़ दिया और कहा, बदमाश लड़की, झूठ बोल रही हो। तुम ही आई थी मेरे पास यह पूरी प्लानिंग लेकर। तुम डॉक्टर अमृता को बदनाम करना चाहती थी। मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं भी बाकी लोगों की तरह गलतफहमी का शिकार हो गया था। अरे शास्त्री फार्मास्यूटिकल डूब जाती अगर यह सच लोगों के सामने नहीं आता तो। अपने बिजनेस को बचाने के लिए मैं डॉक्टर अमृता के खिलाफ खड़ा हुआ था, मगर तुम जरूर उस इंटरनेशनल रैकेट का हिस्सा हो। कल्याण शास्त्री की बात सुनते ही डॉक्टर रितु कल्याण शास्त्री पर इल्जाम लगाने लगी। दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरा दोष डालने की कोशिश कर रहे थे। तभी भूमिका ने आवाज अचानक ही जोर से चीख लगाई, चुप हो जाओ तुम दोनों। भूमिका काफी गुस्से में लग रही थी। भूमिका ने अपने ऑफिसर से कहा, इन दोनों का अरेस्ट करो। हम दो स्पेशल डिपार्टमेंट की जेल में पता लगा लेंगे इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जैसे ही ऑफिसर और भूमिका बंदिश, कल्याण शास्त्री और डॉक्टर रितु को अरेस्ट करके हॉल के बाहर ले गए, हॉल के अंदर मौजूद सारे स्टूडेंट जोर से तालियां और सीटियां बजाने लगे। मॉडर्न मेडिसिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन के स्टूडेंट आपस में गले मिलकर एक दूसरे के साथ माफी मांगने लगे। तभी मॉडर्न मेडिसिन से जुड़ी एक लड़के ने कहा, हमें गर्व है कि डॉक्टर अमृता हमारे कॉलेज के साथ जुड़ी हैं। तभी ट्रेडिशनल मेडिसिन के एक छात्र ने आवाज लगाते हुए कहा, मगर आज से वह हमारी प्रोफेसर बनेंगी तो हम लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे।
आखिर वह डॉक्टर वांगापट्टू की शिष्य हैं। जो बच्चे आपस में अनिका के खिलाफ लड़ रहे थे, वही बच्चे अब अनिका के लिए लड़ने लगे थे। डॉक्टर अमृता पर किसका हक ज्यादा है, इस बात को लेकर सारे स्टूडेंट के बीच में आर्गुमेंट छिड़ गई थी। डॉक्टर कृष्णन और डॉक्टर वांगापट्टू हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। दोनों फिर से स्टूडेंट को शांत करवाने के लिए माइक पर रिक्वेस्ट करते रहे। अनिका मुस्कुराती हुई चुपचाप हॉल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। अनिका जल्द से जल्द स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस पहुंचकर क्रिस्टोफर से फेस टू फेस मिलना चाहती थी। अनिका जल्दी से अपनी कार में बैठकर स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस पहुंचना चाहती थी। आज वह क्रिस्टोफर से मिलकर किसी तरह अपने अतीत से जुड़े सवालों का जवाब जानना चाहती थी। क्रिस्टोफर ने अनिका के साथ चैलेंज दिया था कि अगर वह अनिका के साथ खेल में हार गया तो अनिका के 5 सवालों का जवाब देगा, और अगर अनिका इस खेल में हार जाती तो अनिका को हमेशा के लिए क्रिस्टोफर के ऑर्गेनाइजेशन की गुलामी करनी होगी। मगर कॉलेज कैंपस के मेन हॉल में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद यह साफ जाहिर था कि इस खेल में अनिका की जीत पक्की हो चुकी थी। अनिका तेजी से अपनी कार ड्राइव करके हेड ऑफिस की ओर बढ़ने लगी। तभी अनिका के फोन पर डॉक्टर कृष्णन का कॉल आने लगा। जैसे ही अनिका ने डॉक्टर कृष्णन का कॉल रिसीव किया, डॉक्टर कृष्णन ने अनिका से कहा, कहाँ गायब हो गई हो तुम? देखो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ। डॉक्टर कृष्णन खास अनिका के बचाव के लिए सबके सामने आए थे, मगर जाने से पहले अनिका ने डॉक्टर कृष्णन से ना ही थैंक्स कहा और ना ही उनसे मिली थी। अनिका ने डॉक्टर कृष्णन की बातों का जवाब देते हुए कहा, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी मिस्टर कृष्णन, दरअसल बात यह है कि इस वक्त मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए मैं जल्दी में आपसे मिल नहीं पाई, मगर मैं जल्दी आपको कॉल करूंगी। इससे पहले कि अनिका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर पाती, डॉक्टर ने अनिका से कहा, देखो अनिका, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अभी तुम्हारे साथ बात करूं। बात यह है कि पिताजी चाहते हैं कि आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन की दुनिया में जो उनकी जगह है, वह उसका अधिकारी तुम्हें बनाए। हर बेटे की ख्वाहिश होती है कि अपने पापा के रिटायरमेंट के बाद वह उनकी जगह ले ले, मगर पिताजी के इस फैसले से मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में तुम आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन की दुनिया को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहाँ पहुँचने के सपने पिताजी ने देखे थे, और मुझे पूरा यकीन है अगर तुम इस पोजीशन को ले लेती तो हम बहुत जल्द पिताजी के इस सपने को साकार होते हुए देखते। डॉक्टर वांगापट्टू आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन यूनियन के हेड थे। पिछले कई सालों से वह एक्टिव नहीं थे, मगर यूनियन को कभी कोई ऐसा नाम नजर नहीं आया जिन्हें उनकी पोजीशन दे दी जाए। इस पोजीशन का मतलब न सिर्फ यह था कि आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े लोगों को बांध कर रखा जाए, बल्कि नए आविष्कारों के लिए फंडिंग का इंतजाम किया जाए और नए आविष्कारों को बढ़ावा दिया जाए। यह काम काफ़ी जिम्मेदारी भरा था, मगर इस वक्त अनिका के दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी कि किस तरह वह जल्द से जल्द क्रिस्टोफर से मिले और अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम 5 सवालों का जवाब क्रिस्टोफर से मांगे। इससे पहले कि डॉक्टर अनिका डॉक्टर कृष्णन से कुछ कहती, डॉक्टर कृष्णन के हाथों से फ़ोन लेते हुए डॉक्टर सक्सेना ने अनिका से कहा, देखो अनिका, रिटायरमेंट तो मेरा भी बहुत नज़दीक है। आज ही मैंने यह फैसला लिया है कि मेरे बाद इस यूनिवर्सिटी की डीन तुम बन जाओ। तुम्हारे रखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को एक नए आयाम तक पहुंचाया जा सकता है। आज न्यूरोलॉजी की बात की जाए तो हमारा देश बाकी कई देशों से काफ़ी पीछे है, मगर मुझे यकीन है कि अगर तुमने इस यूनिवर्सिटी की बागडोर अपने हाथ में संभाली तो हम भी उस देशों से कंधे मिलाकर न्यूरोलॉजी को एक नए आयाम तक पहुंचा पाएंगे। वहां फ़ोन पर डॉक्टर कृष्णन और डॉक्टर सक्सेना के बीच एक छोटी सी जंग छिड़ गई। दोनों एक दूसरे को यह बताने लगे कि अनिका किस तरह उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। देखते ही देखते वह जंग जो अभी स्टूडेंट के बीच में ख़त्म हुई थी, अब दोनों डिपार्टमेंट के हेड के बीच शुरू हो गई थी। मगर इस बार यह बहस एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अनिका किसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बात को लेकर हो रही थी। अनिका इस वक्त दोनों में से किसी की बात का जवाब नहीं दे सकती थी। अनिका का ध्यान पूरी तरह से अपनी कार को ड्राइव करने में लगा था। वह किसी भी तरह जल्द से जल्द स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस पहुंचकर क्रिस्टोफर से मुलाकात करना चाहती थी। अनिका ने डॉक्टर कृष्णन और डॉक्टर सक्सेना को फ़ोन पर कहा, हेलो, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है।
लगता है मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है और किसी भी वक्त मेरी बैटरी भी डेड होने वाली है। मैं आप लोगों से बाद में कांटेक्ट करती हूँ। यह कहने के बाद अनिका ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। कुछ ही देर में कार के अंदर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अनिका मन ही मन अपनी ज़िंदगी से जुड़े सबसे इम्पोर्टेंट 5 सवालों को फ्रेम करने लगी। वह इस सोच में पड़ गई कि क्रिस्टोफर से मिलने के बाद वह सबसे पहले कौन सा सवाल पूछेगी। कुछ ही देर में अनिका स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस पहुंच गई। जब स्पेशल डिपार्टमेंट ने होटल के कमरे से काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया था, इसलिए ऑफिस में कई ऑफिसर मौजूद थे। ऑफिशियल पेपर वर्क किया जा रहा था। अनिका को इंस्पेक्टर अब्बास कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अनिका यह जानती थी कि जरूर क्रिस्टोफर को किसी इंटेरोगेशन रूम में रखा गया होगा। इंटेरोगेशन रूम स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस के तीसरे फ्लोर पर था। 3rd फ्लोर पर पहुंचते ही अनिका सीधे इंटेरोगेशन रूम की ओर जाने लगी। जब वह इंटेरोगेशन रूम के अंदर गई तब उसने देखा इंटेरोगेशन रूम बिल्कुल खाली था। अनिका यह देखकर हैरान रह गई। अक्सर किसी इम्पोर्टेंट अरेस्ट के बाद मुजरिम को पहले इंटेरोगेशन रूम में लाया जाता था। वहां उससे पूछताछ की जाती, उसके बाद चार्जशीट फाइल करके उसे लॉकअप में डाला जाता था। अनिका यह सोच कर हैरान हो रही थी कि क्या इंस्पेक्टर अब्बास ने क्रिस्टोफर को सीधे लॉकअप में डाल दिया था। अनिका ने एक साथी ऑफिसर से इंस्पेक्टर अब्बास के बारे में पूछा। तभी कॉरिडोर की दूसरी ओर से इंस्पेक्टर अब्बास अनिका की ओर चलकर आ रहे थे। उनका सर भी झुका हुआ था। इंस्पेक्टर ने अनिका से कहा, कहाँ है? मुझे उसे इंटेरोगेट करना है। अनिका की जिंदगी से जुड़े कुछ राज जो आज तक वो नहीं जान पाई थी, आज उनसे पर्दा उठने वाला था। अनिका ने यहाँ तक सोच लिया था कि वह सबसे पहले क्रिस्टोफर को कौन सा सवाल पूछेगी। अनिका को देखते ही इंस्पेक्टर अब्बास ने अपना सर झुका लिया। उन्हें इस तरह देखकर अनिका चौंक गई। इंस्पेक्टर अब्बास कॉरिडोर की बेंच पर धीरे से बैठते हुए कहने लगे, आई एम सॉरी, क्रिस्टोफर हमारे हाथ से निकल गया। इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनते ही अनिका फटी हुई आंखों से इंस्पेक्टर अब्बास को देखने लगी। इंस्पेक्टर अब्बास अपने साथियों के साथ होटल रूम क्रिस्टोफर और उसकी गैंग को अरेस्ट करने पहुंचे थे। फिर अचानक क्या हुआ था ये अनिका समझ नहीं पा रही थी। अनिका ने अभी अभी ऊपर आते हुए देखा था कि क्रिस्टोफर की गैंग के कई लोगों को रिटेन किया जा रहा था। फिर आखिर इंस्पेक्टर अब्बास की इस बात का क्या मतलब हो सकता था? इससे पहले कि अनिका इंस्पेक्टर अब्बास से और कोई सवाल करते, इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, हम ठीक वक्त पर होटल पहुंच गए थे। जब हम होटल रूम के अंदर पहुंचे तब क्रिस्टोफर की गैंग के कई लोग वहीं मौजूद थे। हमने सबको अरेस्ट कर लिया मगर क्रिस्टोफर बचकर निकल गया। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे हो सकता था। इंस्पेक्टर अब्बास जैसा आदमी हाथ आए मुजरिम को अपनी गिरफ्त से छूटने कैसे दे सकता था? इंस्पेक्टर अब्बास ने अपना एक हाथ बेंच पर पटकते हुए कहा, मेरी समझ से काफ़ी ज़्यादा तेज और चालाक था क्रिस्टोफर। हम जब वहाँ पहुँचे तो अपने एक खास आदमी के साथ कुछ बातें कर रहा था। क्रिस्टोफर ने मास्क पहन रखा था और उसी मास्क और क्रिस्टोफर के ही कद काठी के 3-4 लोग उसके आसपास मौजूद थे। जब हमने उन लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की तब उन्होंने हम पर हमला किया। क्रिस्टोफर और उसी के जैसे दिखने वाले उसके और 3 साथी होटल की खिड़की से होते हुए टेरेस की ओर जाने लगे। मैं वहीं खिड़की के पास खड़ा रहा और हमारे कुछ लोग टेरेस पर उन्हें अरेस्ट करने के लिए पहुंचे, मगर ऊपर सिर्फ 3 लोग पहुंचे। चौथा शख्स कब, कहां और कैसे गायब हो गया यह हम में से कोई नहीं जानता। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वह कहीं नहीं मिला। क्रिस्टोफर के भागने की खबर सुनकर अनिका काफ़ी हताश हो गई थी। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और अपनी जिंदगी से जुड़े हुए राजों पर से पर्दा हटाने के कुछ ही दूरी पर थी अनिका, मगर हाथ आई बाजी वह जीतकर भी हार गई थी। क्रिस्टोफर को पकड़ने में वह नाकामयाब रही और साथ ही साथ खत्म हो गई थी अनिका और स्वाति मल्होत्रा की जिंदगी से जुड़े राज से पर्दा उठने की उम्मीद। अनिका बस सर झुकाए वहां से वापस जाने लगी। अनिका को इस तरह उदास देखकर इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, मगर तुम फिक्र मत करो, हमने क्रिस्टोफर के कुछ खास लोगों को गिरफ्तार किया है जिनसे हमें क्रिस्टोफर के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यह लोग उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से कई सालों से जुड़े हैं। हमारा यह मिशन नाकामयाब नहीं हुआ है, अभी भी उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने वहां से एक ऐसे इंसान को अरेस्ट किया है जो क्रिस्टोफर के बेहद करीब था और जिसे तुम भी अच्छी तरह जानती हो। इंस्पेक्टर की आवाज़ की बात सुनते ही अनिका अपनी जगह पर रुक गई। जब उसने मुड़कर इंस्पेक्टर अब्बास की ओर देखा तो इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा,
हमने आशीष डोगरा को गिरफ्तार किया है। क्रिस्टोफर और आशीष जिस तरह से बात कर रहे थे उससे यह साफ पता चलता है कि आशीष के क्रिस्टोफर के साथ काफ़ी गहरे संबंध हो सकते हैं। आशीष के पास ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऐसे सीक्रेट हो सकते हैं जो हमें इस ऑर्गेनाइजेशन की जड़ तक पहुंचा सके। आशीष डोगरा इंस्पेक्टर अब्बास की हिरासत में था। यह सुनकर अनिका अब इस उलझन में पड़ गई थी कि क्या आशीष डोगरा सचमुच इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व था या उसे ट्रैप किया जा रहा था। इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल था। अनिका आशीष डोगरा से मिलकर बात करना चाहती थी। तभी इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने आदमियों से कहा, जाकर आशीष को इंट्रोगेशन रूम में ले आओ। इंस्पेक्टर अब्बास का ऑर्डर सुनते ही कुछ लोग आशीष को लेने वहां से चले गए। अनिका और इंस्पेक्टर अब्बास इंट्रोगेशन रूम में बैठकर आशीष का इंतजार करने लगे। इससे पहले कि आशीष इंट्रोगेशन रूम पहुंचता, अनिका को क्रिस्टोफर के उसी अननोन नंबर से एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, आशीष का ख्याल रखना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अनिका ने जैसे ही यह मैसेज पढ़ा, अनिका का पेशेंस लेवल खत्म हो गया। अनिका ने डिप्रेशन में आकर क्रिस्टोफर को मैसेज टाइप करते हुए पूछा, कहाँ हो तुम? क्रिस्टोफर ने बदले में जवाब देते हुए एक हंसते हुए बच्चे की तस्वीर भेज दी। अनिका जानती थी कि क्रिस्टोफर इतनी आसानी से अब हाथ आने वाला नहीं था। कुछ देर बाद क्रिस्टोफर ने एक मैसेज लिखा, वैसे इस खेल में तुम जीत गई, मैं हार गया। मैंने तुम्हारे 5 सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही क्रिस्टोफर ने ये बात लिखी, अनिका ने सीधे अपने मन में चल रहा सबसे पहला सवाल क्रिस्टोफर को पूछा, मुझे बताओ कि 6 साल पहले मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई। सवाल पूछने के बाद अनिका बेसब्री से क्रिस्टोफर के जवाब का इंतजार करने लगी। तभी क्रिस्टोफर ने जवाब में लिखा, ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, मगर तुम्हें आशीष का ख्याल रखना होगा। वह काफ़ी देर से खांस रहा है। उसके पास से तुम्हारे आदमियों को उसकी कोट की जेब में रखी हुई दवाई मिली होगी। वह दवाई उसे जरूर दे देना, वरना खांस खांस कर उसकी जान निकल जाएगी। जैसे ही क्रिस्टोफर ने यह मैसेज अनिका को भेजा, खांसता हुआ आशीष को कुछ ऑफिसर्स के साथ इंट्रोगेशन रूम में दाखिल हुआ। आशीष की हालत काफ़ी खराब लग रही थी। आशीष को चेयर पर बिठाया गया। अनिका इंटेरोगेशन रूम में एक कांच की खिड़की के पीछे से आशीष को देख पा रही थी, मगर आशीष अनिका और इंस्पेक्टर अब्बास को नहीं देख पा रहा था। अनिका अब अच्छी तरह जानती थी कि आशीष क्रिस्टोफर के लिए एक काफ़ी अहम आदमी था, और अगर क्रिस्टोफर आशीष को बचाना चाहता तो उसे अनिका की बातों का सही जवाब देना होगा। मगर बिना इंस्पेक्टर अब्बास की परमिशन के अनिका आशीष को दवाई नहीं दे सकती थी। अब अनिका अच्छी तरह जान चुकी थी कि आशीष की जान के बदले क्रिस्टोफर अनिका को उसकी जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा राज बताएगा। जब अनिका ने दवाई वाली बात इंस्पेक्टर अब्बास से की तो इंस्पेक्टर अब्बास कुछ देर तक सोचने लगे। डिटेन किए हुए सस्पेक्ट को रेस्ट करने के बाद कोई भी एक्सटर्नल चीज खिलाना कानून के खिलाफ था। इंस्पेक्टर अब्बास वसूलों की बहुत पक्के थे। वह इस तरह का रिस्क कभी नहीं ले सकते थे। इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका से कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। इंटेरोगेशन रूम में बैठा हुआ आशीष जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकालकर अपने मुंह पर दबा लिया, और जब उसने वो रुमाल अपने मुंह से हटाया तो रुमाल पर खून के निशान दिखाई देने लगे।